हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है बच्चों। देखो क्वेश्चन वीडियो हमारा, इस वीडियो में जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जमींदारी पॉलिसी और जमींदार सिस्टम। और जमींदार सिस्टम को ही हम लोग बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट, ओके। और इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रैयतवादी सिस्टम, ओके। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा क्या टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज जमींदारी पॉलिसी। और इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रैयतवादी सिस्टम, ओके। तो आई थिंक टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया है। देखो वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवादी सिस्टम, ओके। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे, डेट इज हमारा जो पॉइंट, पहला पॉइंट है, आफ्टर रिसीविंग द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल। मीन्स हमारा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिशर्स को क्या एक राइट मिल गया था टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कब? इन द 1765। तो 1765 बैटल ऑफ पैलेसी के बाद यहाँ पे बैटल ऑफ, डेट इज यहाँ पे ब्रिटिशर्स को क्या होता है, राइट मिल जाता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड कंप्लीट कंट्रोल, यहाँ पे एक और वर्ड दिया गया, दैट इज कंप्लीट कंट्रोल इन 1772। तो पहला पॉइंट आपको समझना है कि ब्रिटिशर्स को क्या यहाँ पे एक राइट मिला है टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल, ओके। कब मिला था? 1765 में मिला था। और इसको जो पूरा ओवरऑल ये पूरा जो एरिया है, दे गोट द कंप्लीट कंट्रोल in 1772. The Britishers soon realized the need for a new system of collecting revenue in order to meet their needs as well as their greed. यहाँ पे आप एक वर्ड ऐड किया गया, that is greed. अब देखो ब्रिटिशर्स को पूरा कंट्रोल मिल गया था 1772 में, तो ब्रिटिशर्स ने तुरंत रियलाइज़ किया कि या नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम। उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि अब हम लोग को एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रेवेन्यू। अब मीन्स अगर हम राजा रहेंगे, अगर हम मतलब ऑनर रहेंगे, तो मुझे अब रेवेन्यू चाहिए। तो दे सून रियलाइज दैट वी शुड इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रेवेन्यू इन ऑर्डर टू मीट देयर नीड इन एज वेल एज देयर ग्रीड। मीन्स उन लोग को लालच बढ़ते गया और साथ साथ में उन लोग को रेवेन्यू लाना था। तो दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, ओके। तब क्या होता है 1792 में, क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये एक हमारे गवर्नर जनरल हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जमींदारी सिस्टम को, ठीक है। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, जमींदारी सिस्टम। कब? 1792 में, थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। तो किसके थ्रू, कौन सा एक्ट के थ्रू? दैट इज परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। और यही परमानेंट सेटलमेंट हमारा होता है जमींदारी सिस्टम, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है 1820 में, देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट, ये जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है, इसके थ्रू कौन सा सिस्टम लाया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा, डेट इज जमींदारी सिस्टम, ठीक है। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? डेट इज 1792 में। किसके द्वारा? डेट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ओके। नाउ फर्दर क्या होता है, डेट इज 1820 में रैयतवादी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सिस्टम, डेट इज कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन द सदर्न इंडिया बाय द थॉमस मुनरो। तो एक और क्वेश्चन बन जाता है कि थॉमस मुनरो के द्वारा कौन सा सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आपके पास आंसर है, डेट इज रैयतवादी सिस्टम। और कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था? डेट इज 1820 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके। अब हम लोग आराम से यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा कि हु हैज़ इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम एंड हु हैज़ इंट्रोड्यूस द रैयतवादी सिस्टम, ओके। जमींदारी सिस्टम कब लाया गया था और हमारा रैयतवादी सिस्टम कब लाया गया था? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पर्पस दो बोथ द सिस्टम वेर इंट्रोड्यूस, सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस, ओके। यहाँ पे बात हो रही है कि वो दो, हम लोग जैसे भी देखें कि ये जो बोथ सिस्टम है रेवेन्यू कलेक्शन का, उसका पर्पस क्या था कि वहाँ पे क्या है, रेवेन्यू जो सिस्टम है उनको इंक्रीज करना था, ठीक है। ऐसा समझ लिए कि ब्रिटिशर्स अपना ट्रेजर्स बढ़ाना चाह रहे थे, ट्रेजरी अपना बढ़ाना चाह रहे थे, अब अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे थे। तो उन लोग क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस किए थे दो सिस्टम, ठीक है। तो एक हमारा नॉर्दर्न इंडिया में हो जाएगा, एक हमारा सदर्न इंडिया में हो जाएगा। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं हम लोग जमींदारी सिस्टम, और जो हमारा सदर्न इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाला है उसको बोलते हैं हम लोग रैयतवादी सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे बात हो रही है कि बोथ द सिस्टम वेर इंट्रोड्यूस फॉर द सेम एम तो पता ही आपको, दैट इज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू, ओके। अब यहाँ पे बात हो रही है, अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर, दैट इज
बोथ वेयर इंट्रोड्यूस इन द डिफरेंट एरियाज। तो कंडीशन क्या था, दैट इज जमींदारी सिस्टम अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि जमींदारी सिस्टम वेयर इंट्रोड्यूस इन द नॉर्दर्न इंडिया वेयर एज द रैयतवारी सिस्टम इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन द सदर्न इंडिया। तो पर्पस तो सेम था, दैट इज दे हैव द सेम एम की बात हो रही है कि दैट इज द रेवेन्यू सिस्टम इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस, दैट इज रेवेन्यू सिस्टम जो हमारा ये है, ये पर्पस था, दैट इज उनको इंक्रीज करना था अपना ट्रेजरीज को, ठीक है। नाउ अब they are going to introduce in the difference, and now in this video we are going to create what is the difference between that is permanent settlement and what is the difference between permanent settlement and the रैयतवारी system, okay। तो पहला डिफरेंस होता है हमारा, दैट इज ये आप याद रखना करना पड़ेगा बच्चों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वन दैट इज इंट्रोड्यूस इन द डिफरेंट पार्ट। पहला तो डिफरेंट हो गया, दैट इज इंट्रोड्यूस इन द डिफरेंट पार्ट। तो ये जो जमींदारी सिस्टम, दिस सिस्टम इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन बंगाल, while the रैयतवारी सिस्टम, दिस रैयतवारी सिस्टम इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन सदर्न इंडिया। तो पहला पॉइंट तो आपको बोल सकते हैं कि दिस हमारा जो परमानेंट सेटलमेंट है या जमींदारी सिस्टम है, इट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन बंगाल, वेयर एज द रैयतवारी सिस्टम इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन द सदर्न इंडिया, दैट इज इंक्लूडिंग द मद्रास, बॉम्बे एंड द पार्ट्स ऑफ आसाम। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड पॉइंट, ऑनरशिप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑनरशिप का। ऑनरशिप में क्या होता था, ये जो जमींदारी सिस्टम है इसमें क्या करते थे, एक मिडिल मैन को हम लोग क्या करते थे, ये हम लोग फिक्स कर देते थे। यहाँ पे देखो लिखा गया, अ पर्सन हु मेड द मैक्सिमम बीड ऑफ रेवेन्यू अमाउंट। देखो यहाँ पे बात होती थी, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि एक वहाँ पे एक बिड सिस्टम क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के पास एक ऑफर समझिए है, वो क्या करते थे, यहाँ पे बिड सिस्टम होता था कि मान लेते कि हमारा जो नॉर्थन इंडिया बंगाल वाला एरिया जो है, इसमें कौन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू हमको देगा साल में। मीन्स यहाँ पे क्या होता था, जमींदार को एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाना था किसको, ब्रिटिशर्स को। और यहाँ पे एक बिड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम दोज हु आर गोइंग टू गिव द मैक्सिमम अमाउंट, मीन्स जिसका मैक्सिमम बिड होगा उसे यहाँ पे बना दिया था जमींदार, ठीक है। मीन्स यहाँ पे बात समझ आई कि जमींदार यहाँ पे क्या होते थे, एक सिंपल से एक मिडिल मैन का रोल एक्ट करते थे। वो क्या करते थे, फार्मर से पैसा लेते थे और वहाँ पे ये जो जमींदार क्या करते थे, साल में एक बार पूरा पेमेंट ब्रिटिशर्स को देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इन द जमींदारी सिस्टम द पर्सन हु मेड द मैक्सिमम बिड ऑफ रेवेन्यू सिस्टम वाज डिक्लेयर्ड द ऑनर ऑफ द लैंड। मीन्स जो मैक्सिमम बिड डिक्लेयर करेगा कि हाँ साल में हम इतना अमाउंट देंगे ब्रिटिशर्स को, दे आर गोइंग टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, दे आर गोइंग टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड हु केम टू बी नोन एज जमींदार। और इन्हीं को ऑनर ऑफ द लैंड मीन्स इनको जमींदार बोला जाता था, और इन्हीं जो व्यक्ति बनते थे उनको जमींदार बोला जाता था। समझो कि ऑनर ऑफ द लैंड है, ठीक है। ही गोट द राइट। अब देखो इनको ये जो जमींदार जो होते थे, दे आर गोइंग टू गेट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीसेंट वर्किंग ऑन द लैंड, ठीक है। अब क्या होता था कि जो लैंड है वो किसका हो गया, जमींदार का हो गया। अब जो व्यक्ति उस लैंड पे काम करते थे उसको क्या करना, फार्मर्स क्या करते थे, जो पीसेंट है कुछ पैसा क्या करना है, जमींदार को देना है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में, ब्रीफ में। देखो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पे एक बिड सिस्टम होता था। दो बिड सिस्टम में क्या होता था, बहुत सारे व्यक्ति आते थे ब्रिटिशर्स के बाद और वो बोलते थे कि मैं साल में इतना सालाना आपको दूंगा, ठीक है। मान लेते कोई बोल रहा है 2 लाख रुपए दूंगा, तो जिसका मैक्सिमम बिड होगा दे आर गोइंग टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। अब जमीन का मालिक कौन हो गया, जमींदार हो गया। अब जमींदार क्या करता था, पीसेंट वहाँ जो फार्मर्स होते थे, वहाँ पे जो किसान होते थे, वो क्या करते थे, काम करते थे। अब उस पर क्या आता था, टैक्स इंट्रोड्यूस करते थे कि ठीक है जितना तुम्हारा अगर 100% क्रॉप प्रोड्यूस हुआ, मतलब 50 किलो, तो उसमें से आपको 30 किलो हमको देना पड़ेगा, 20 किलो आप रखिए। तो ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्या करते थे, यहाँ पे जमींदार क्या कर रहा है, एक मिडिल मैन का रोल एक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, फार्मर से पैसा कलेक्ट कर रहा है, फिर वो पूरा पैसा कलेक्ट करके अपने पास रख रहा है और फाइनली वो क्या कर रहा है, ब्रिटिशर्स को दे रहा है, ठीक है। साल में एक बार देना रहता है, ठीक है। मीन्स मैक्सिमम बिड की बात हो रही थी। अब हम लोग बात करें रैयतवारी सिस्टम के बारे में। रैयतवारी सिस्टम में क्या हो रहा है, द पीसेंट, रैयत को ही बोलते थे, पीसेंट या फार्मर्स, ठीक है, हु ओन द लैंड। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे रैयतवारी सिस्टम में क्या हो रहा है कि फार्मर्स ही यहाँ पे ऑनर थे लैंड का, ठीक है, एंड हु कंसीडर्ड द ऑनर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही तो डिफरेंस था कि वहाँ पे जमींदार ऑनर द लैंड बनता है, पर यहाँ रैयतवारी सिस्टम में जो फार्मर्स है वही हमारा ऑनर द लैंड है, एंड ही हैड टू पे द रेवेन्यू डायरेक्टली थ्रू द गवर्नमेंट। मीन्स यहाँ पे कोई मिडिल मैन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस,
पहला पॉइंट हम लोग दैट इज इंट्रोड्यूस इन द डिफरेंट पार्ट, दैट इज इन द नॉर्दर्न इंडिया, दैट इज इन द सदर्न इंडिया। सेकंड पॉइंट दैट इज ऑनरशिप राइट। द फर्स्ट पॉइंट में जमींदारी सिस्टम में जमींदार ऑनर द लैंड होते थे। रैयतवाड़ी सिस्टम में हमारा दैट इज रैयत ही ऑनर ऑफ द लैंड होते थे। नाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिडिल मैन, तो यहाँ पे बात हो रही इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिडिल मैन के बारे में, ठीक है। तो ये जो हमारा जमींदारी सिस्टम जो एक्ट है, यहाँ पे हम लोग जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, एक्ट करते थे, बिहेव करते थे एज अ मिडिल मैन बिटवीन द पीसेंट एंड द गवर्नमेंट। तो वही तो बात हो रही है कि जमींदार क्या कर रहा है, पीसेंट से टैक्स कलेक्ट कर रहा है और टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो क्या कर रहा है, जमींदार गवर्नमेंट को दे रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, एक मिडिल मैन की बात हो रही है ना। मिडिल मैन क्या कर रहा है, हमारा किसान से पैसा लेकर के अपने पास रख रहा है, फिर अपने पास पैसा लेकर के फिर उसको दे रहा है। पर इन दिस केस दैट इज इन द रैयतवाड़ी सिस्टम, दैट इज द पीसेंट द फार्मर्स हैज टू पे द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कोई मिडिल मैन का रोल नहीं होता है। अगला पॉइंट हमारा है दैट इज इन द फॉर्म नेचर ऑफ द परमानेंसी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ परमानेंसी। तो क्वेश्चन है परमानेंसी की बात हो रही, परमानेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मर की बात हो रही है, दैट इज इन द जमींदारी सिस्टम द फिक्स्ड अमाउंट वाज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द जमींदार। तो यहाँ पे बात रही जो मैक्सिमम ऑलरेडी पढ़े थे, ये जो मैक्सिमम बिड की जो कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या होता था, एक फिक्स्ड अमाउंट साल में जमींदार क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे, ठीक है। तो ये फॉर्मल मीन्स यहाँ पे बात हो रही है जमींदार सिस्टम में एक फिक्स अमाउंट वाज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट टू द ब्रिटिशर्स बाय द जमींदार। दिस मीन्स दैट इफ ही गेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू, मान लेते हैं इसका मतलब जमींदार को एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाना है किसको, ब्रिटिशर्स को। मान लेते हैं जमींदार क्या कि एक्स्ट्रा पैसा वो ले लिया किसान से, तो मीन्स दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज टू बी कीप विद जमींदार। मीन्स यहाँ जमींदार क्या करता था, पैसा एक्स्ट्रा रख सकता था, ठीक है। मान लो सपोज जमींदार एक्सप्लॉइट करने लगा, मान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स को उसको देना 200 और वो चार्ज करने लगा वो 400। तो इस केस में क्या हुआ कि 200 का उसको नेट प्रॉफिट हो गया ना। तो जमींदार यहाँ पे एक एक्सप्लॉइट करने लगता है किसको, फार्मर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज दिस मीन्स दैट ही गेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू ड्यू टू एनी रीजन, मीन्स वो कुछ करके एंड देन ही कुड कीप इट विथ हिम। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जमींदार पैसा रख सकता था। बट वाइल इन द लेटर, यहाँ पे देखो द फार्मर्स हैड टू पे ओनली 50 to 60% ऑफ इट टोटल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, देखो फार्मर्स यहाँ पे डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पे फार्मर्स के ऊपर जो चार्ज किया जाता था रेवेन्यू सिस्टम, वो 50 to 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। पर यहाँ पे चांसेस है कि जमींदार क्या कर सकते हैं, वो 60 to 80% भी ले सकते हैं, क्योंकि ही वॉज द ऑनर ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे जमींदार एक्सप्लॉइट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो नेचर परमानेंसी की बात हो गई है। अगला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीसेंट। अगला हमारा पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीसेंट। तो एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, जमींदार यूज टू एक्सप्लॉयट द फार्मर्स अ लॉट इन ऑर्डर टू गेन हायर प्रॉफिट। तो ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़ाए थे ना कि जमींदार यहाँ पे क्या कर सकता है, फार्मर्स को एक्सप्लॉयट कर सकता है। पर्पस क्या है, इन ऑर्डर टू गेन द हायर प्रॉफिट, ठीक है। मीन्स वो बोल सकता है कि भाई हमको 70 से 80% आपको पूरा टोटल प्रोडक्शन अगर 100% हुआ तो उसका 80% मुझे ही देना है, आप 20% रखिए। तो यहाँ पे ही इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स। और इन द केस ऑफ दैट इज हमारा टॉपिक है रैयतवाड़ी सिस्टम। यहाँ पे थ्रू दो एक्सप्लॉयटेशन वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द लेटर। मीन्स यस हम लोग देखें यहाँ पे दैट इज 50 to 60% ऑलरेडी प्रोडक्शन टोटल मांग रहा है, पर यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज लेस एज कंपेयर टू द फॉर्मर। क्यों, क्या है कि देयर इज पर्पस यहाँ पे कि यहाँ पे कोई मिडिल मैन का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पर जितना ज़्यादा हमारा जमींदारी सिस्टम में हो रहा था ड्यू टू जमींदार, ठीक है, यहाँ पे हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम में उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन दिख रहा है, क्यों, क्या 50 to 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन उसको चाहिए। ना लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिट फॉर द कंपनी एज एक्सप्लेन अबाउट, जैसे हम अभी जस्ट पढ़े, जमींदार हैज टू पे ऑलवेज अ फिक्स्ड अमाउंट टू द कंपनी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ जमींदार में क्या होता है, मैक्सिमम बिड जो करेगा उसको जमींदार बना दिया जाएगा, तो साल में उसको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है कंपनी को। तो टिल द डेट टेन्योर, मतलब जितना साल तक उसको बनाया गया, सो द जमींदार विद द एक्चुअल प्रॉफिट गेनर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पहला जो पॉइंट था हमारा जमींदारी सिस्टम में या परमानेंट सेटलमेंट में, उस केस में हमारा जमींदार ही नेट प्रॉफिट होता था, ठीक है। वाइल इन द रैयतवाड़ी सिस्टम द कंपनी हैड द राइट टू चेंज द रेट ऑफ द रेवेन्यू एज पर द नीड। पर इन केस हम लोग देखें रैयतवाड़ी सिस्टम में, सिंस यहाँ पे रैयत दैट इज पीसेंट एंड द गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक्ड होता था, दैट इज ब्रिटिशर्स के साथ। तो यहाँ पे हो सकता है कंपनी के पास एक राइट होता था, दैट इज दे आर गोइंग टू चेंज द रेट ऑफ द रेवेन्यू। मीन्स मान लेते पहले 60 to 80% था, बोल सकता है कि आपको 90% देना पड़ेगा। तो इस केस में कंपनी हैज द राइट टू चेंज द रेवेन्यू एज पर द नीड्स, ओके। तो आई थिंक ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था,
बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट सेटलमेंट एंड जमींदारी सिस्टम। थैंक यू। अगर बच्चों किसी तरह का डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।